नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस फेसबुक लाइव को करने का एक बहुत बहुत अहम मकसद ये है कि एक बहुत अहम समस्या जो इस देश में है उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई क्या है ये आपको पता चलनी चाहिए। मैं बात लव जिहाद की कर रहा हूँ। लव जिहाद को आप जबरन धोखे से किसी तरीके के धर्म परिवर्तन से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन टर्म लव जिहाद क्यों यूज हुआ इसका भी जिक्र आगे करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ जो बहुत ही प्यारी सी मोहतरमा बैठी हैं, स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। Namaste, Sushant, and everyone watching स्वाति this. जो है इस देश की प्रमुखता से इस विषय को कवर करने वाली पत्रकारों में से एक हैं, और ट्विटर पर आपने देखा होगा कि बहुत मुखर होकर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और खुद लव जिहाद का शिकार नहीं है, लेकिन लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं हैं उनके लिए बहुत कुछ करती रहती हैं। स्वाति, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका अनुभव क्या है इस लव जिहाद को लेकर। क्या ऐसा कोई टर्म देना चाहिए जो हो रहा है उसको लेकर? देखिए सुशांत, मैंने हमेशा इसको ऐसे बोला है कि रिलीजियस टारगेटिंग ऑफ women, टारगेटिंग ऑफ women ओवर you know for the purpose of conversion or for humiliating them for being for their religious identity. बट ये टर्म वैसे नहीं है जो आप और लोगों को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। एक लैंग्वेज का पर्पस ही होता है आसानी से अपनी बात दूसरे को समझाना। इसलिए अगर ये टर्म वोग में है तो हो। देखिए, मैंने आज तक अपनी किसी रिपोर्ट में इस टर्म का यूज नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि इस विक्टिम के साथ लव जिहाद हो गया है, क्योंकि राइट। ये पहली बात तो कोई टर्म लीगल नहीं है। इस टर्म की कोई डेफिनेशन, कोई कंसेंसस नहीं है कि इसके ऊपर क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। जी। मैंने अब तक सिर्फ फैक्ट्स दिए हैं। फैक्ट्स में से कुछ पैटर्न्स निकल कर आए हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा बोला है कि उन लड़कियों को रिलीजन की वजह से टारगेट किया गया था। लेकिन हम्म। मेरा यह मानना है कि शब्दों पर इसको क्या टर्म दिया जाए, उस पर इतनी बहस क्यों हो रही है मुझे मालूम नहीं है। 10 साल हम्म। पहले केरला के हाई कोर्ट ने ये टर्म यूज किया था। उसमें जज राइट, ने बोला था 2009 कि में। आप ऐसे, हाँ, 2009 में पुलिस को बोला था कि आप ऐसे केसेस प्रोब कीजिए लव जिहाद। क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दो लाइनों की पहले बोलेगा, उसको डिफाइन करेगा, फिर कहेगा आप कीजिए। तो अगर शब्द है, सबको समझ में आ रहा है, तो आप कीजिए। दूसरी बात, लव जिहाद का जो डेफिनेशन है सब अपने हिसाब से दे रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है दे रहे हैं। दैट इंक्लूड्स पॉलिटिशियंस, दैट इंक्लूड्स जर्नलिस्ट, दैट इंक्लूड्स द लेमैन। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि लव जिहाद मींस एनी इंटरफेथ मैरिज बिटवीन मुस्लिम मैन एंड हिंदू वेमेन। ऐसा तो है राइट। नहीं, क्योंकि हम्म। अगर लड़की खुश है, लड़का खुश है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों कह रहे हैं कि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर बिल्कुल। बीजेपी लीडर ने भी, किसी बीजेपी लीडर ने भी ऐसा कहा है, तो मैं कहूंगी कि क्यों कहा है? आपकी पार्टी में तो खुद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर आप दूसरों हम्म। को क्यों बोल रहे हो? और अगर आप ये सही। कहें कि लव जिहाद वो है, कुछ मतलब लिबरल जिनको हम बोलते हैं, वो ये कहते हम्म। हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि टारगेटिंग किया जाता है उसकी, सिर्फ हम्म। लव होता है, जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। तो हम्म। मैं तो इतने सारे केसेस तो मैंने खुद कवर किए हैं, 20-25 केस कवर किए हैं, उसके अलावा इतने सारे मालूम है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये होता ही नहीं है? तो ये लव सही जिहाद बात। के ऊपर जो बहस है सारी, वो इस तरीके से हो रही है कि एक साइड कह रही है देयर इज नो लव बट ओनली जिहाद, एक साइड कह रही है देयर इज ओनली जिहाद एंड नो लव। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्राइम्स की बात करें, आप क्राइम्स की बात कीजिए, और आप ये बात कीजिए कि इस क्राइम को डील करने के लिए क्या एग्जिस्टिंग लॉज हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसीलिए in principle, I support that the UP government has at least initiated and brought a bill that addresses अच्छा this सॉरी, मैं problem. एक काम करेंगे, हम वो कानून पे पहले आएंगे, लेकिन Yes. उसके पहले एक चीज दर्शकों को समझाने के लिए कि जब हम लव जिहाद टर्म का यूज करते हैं, देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जिसके जरिए बातें लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और वो लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए वो टर्म पॉपुलर हो जाता है। अब जैसे रोमियो स्क्वाड था, तो उसको लेकर भी एंटी रोमियो स्क्वाड, तो उसको लेकर भी हंगामा हुआ कि रोमियो तो बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर था, प्रेम का प्रतीक था, Hmm. आपने एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बना दिया? लेकिन वो एंटी रोमियो स्क्वाड मतलब वो लैला मजनू या जो मजनू बने फिरते हैं उनको रोकने के लिए था। तो वो टर्म थोड़ा कैची था इसलिए यूज हो गया, आप कह रही है, लेकिन उसको सिर्फ उस टर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि कल मैं इस पे कभी अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी लेकर आऊंगा डिटेल के साथ, लेकिन मैं कल सर्च कर रहा था कि क्या ऐसे कितने केसेस आपको दिखे जिसमें इसका उल्टा था कि लड़का हिंदू था और जिस लड़की के साथ धोखा हुआ वो मुसलमान थी।
जो आपने अभी कहा सुशांत, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से देखिए, पहले एक तो ये है कि आप इसके एनालॉजी आप कास्ट लॉस से थोड़ा सा देख सकते हैं। जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं तो हम ये एक अजम्पशन है कि अपर कास्ट ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटीज कहीं ज्यादा होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट ऑन अपर कास्ट एट्रोसिटीज से। इसके लिए एक स्पेशल इसीलिए कानून है क्योंकि ऐसा हिस्टोरिकल इसके एक हिस्ट्री है इसकी, और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और रफ डेटा ऐसा शो भी करता है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ टारगेटिंग की, दूसरा साइड आता ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये कवर करने लग जाऊं ना ऑन मुस्लिम मैन टारगेटिंग हिंदू और क्रिश्चियन वुमेन, क्रिश्चियन मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा एरिया ज्यादातर नॉर्थ इंडिया का है, क्रिश्चियन केसेस ज्यादातर साउथ ऑफ इंडिया में आते हैं। तो मैं तो रोज यही करती रहूं और कुछ केसेस में करूं ही नहीं। अगर मैं सिर्फ इतने केसेस आते हैं, आप कभी हिंदी देखिए, इंग्लिश मीडिया तो इसको कवर करता ही नहीं है, बहुत कम कवर करता है। अगर आप हिंदी मीडिया उठाएंगे, मैं कहती हूँ औरों को छोड़िए, आप सिर्फ वेस्ट यूपी मेरठ का एडिशन देख लीजिए, आपको रोज एक केस मिल जाएगा, इतने केसेस आते हैं। और दूसरे केसेस आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपने कब लास्ट टाइम ऐसा सुना था कि किसी मुस्लिम महिला को किसी हिंदू लड़के ने नाम बदल के रिजवान नाम करके फिर पहले तो ट्रैप किया और उसके बाद उस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने लग गया, और या फिर उसकी वीडियो बना ली और कहा कि या तो तुम ये करो, नहीं तो हम वीडियो पे डाल देंगे। कहाँ आते हैं ऐसे केसेस? अगर आते तो मैं उसको बिल्कुल कवर करती। थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे नहीं, एक केस बताइए, एक केस बता दीजिए, बहुत कम भी नहीं, मैं तो कहती हूँ एक केस बताइए, कौन सा था ऐसा? नहीं, अलीगढ़ की एक बीजेपी की नेता है, उन पर आरोप लगा था कि वो ऐसा करवा रही हैं कि भाई जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको उन्होंने हिंदू ऐसा कहा। लड़के। हाँ, लेकिन उन्होंने हाँ कहा था कि अगर बिल्कुल। आप ये साबित कर दें तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो लड़की थी, उसकी बहन ने ऐसा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था, और हाँ उसने हाँ, काफी गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। उसने इसको ऐसा कहा था कि सारे मुसलमानों साथ आ जाओ और अटैक कर दो। उसने ऐसी भी बातें कही थी, वो तो मीडिया में राइट, नहीं राइट। आई थी, मैंने तो वीडियो सुना था। उसके अलावा ये कि वो दोनों बालिग थे, उन्होंने किया, उसमें लड़की को परेशानी थी, लड़के को परेशानी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही कि कई बार बाद में पता चलता है ऐसे केसेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस वक्त तो मैंने ऐसे भी बहुत केसेस कवर किए जिसमें उस वक्त तो सब खुशी थे, लेकिन 2 साल बाद 5 साल बाद लड़की को पता चला कि अच्छा उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं। और ऐसे तो अगर मैं ये कहूं कि हिंदू लड़के रेप करते हुए मुस्लिम महिलाओं को, मेरे को 2 केसेस ऐसे याद आते हैं जिसको ऐसा माना जाता है। एक तो कठुआ में आसिफा का जो केस था, उसका यही नैरेटिव था। एक केस अभी रिसेंटली बिहार में हुआ है, वैशाली में। उसमें लड़की का नाम गुलनाज और कुछ हिंदू यादव लड़के ही थे, हिंदू राइट। लड़के थे, तो उन्होंने किया था। ये केसेस याद आते हैं। मतलब माई फुल सॉलिडारिटी विद सच विक्टिम्स। द ओनली थिंग इज रिवर्ट्स बहुत बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा, आपका जो अनुभव है, जो आपने कहा कि आपने कई केसेस कवर किए, देखिए इस देश में एक किसी अखलाक कान के साथ कुछ हो गया था तो उसको पूरे देश की आइडेंटिटी बना दिया गया था कि भाई पूरे देश में लिंचिंग हो रही है, या कुछ अगर घटनाएं हो जाए तो पूरा देश जो है वो लिंचिस्तान बता दिया जाता है। लेकिन जो जिसको हम अभी लोगों के समझ में आए इसलिए लव जिहाद का टर्म दे रहे हैं, उसकी बार बार घटनाएं सामने आ जाएं फिर भी उसको कहा जाता है कि आप इसको लव जिहाद मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ, कोई धर्म को लेकर ही किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है, उसकी सोच ये है, उसकी साजिश ये है, तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? वो तो कभी आपको पहले बताएगा नहीं, वो तो इश्क ही करेगा। और ऐसी कई घटनाएं मेरे मेरे सामने भी आई, नेशनल लेवल की शूटर से लेकर और कई हम्म। यूपी की माइनर लड़कियों तक का मैंने देखा जिनको इसी तरीके से बेवकूफ बनाया गया। और उनके नाम अभी अभी आपको याद होगा स्वाति की अभी एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा छप रही है कि कानपुर में एक एसआईटी ने रिपोर्ट दी है जिसमें लव जिहाद जैसा कुछ नहीं मिला। और मैं आश्चर्य हूं कि जो लोग छाप रहे हैं उसमें वो लिख रहे हैं कि एक तो सिर्फ कानपुर में जांच हुई, दूसरा हाँ सिर्फ 14 घटनाओं की जांच हुई, और उस हाँ 14 में भी 3 केसेस हैं जिसमें लड़का है जो है वो हिंदू बताकर लड़की के साथ धोखा करता है। 3 केसेस मिल गए 14 में, फिर भी कहा जा रहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो आप इनफैक्ट एक बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं ट्विटर पे, मसीहा पत्रकार। अ, वो काफी हद तक डिफाइन करता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें मैं बोलूंगी। पहली तो ये कि जब हम लंचिस्तान बोलते हैं या फिर एक केस को लेकर बहुत डिस्प्रपोर्शनेट उसके ऊपर एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, वो एक पॉलिटिकल
टूल है, दैट इज पॉलिटिकल। क्योंकि एक केस के ऊपर अगर आप इतना ही डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि आप विक्टिम के प्रति आपकी सॉलिडारिटी नहीं, आप सिर्फ एक नैरेटिव बनाने में बिजी हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मतलब मैंने तो कभी एक केस को लेकर इस तरीके से हल्ला ये नहीं किया, मतलब केस बाय केस। इनफैक्ट मैंने अकेले 20 से ऊपर केस कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं है मैंने ना कि एक इनफैक्ट केस के आपको ऊपर लोग आज सड़कों इसीलिए पर आ लाइव गए। बुलाया, क्योंकि मैंने देखा मैं कि कुछ आपसे ज्यादा तो शायद ही कोई इसको कवर कर रहा होगा ग्राउंड पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब नॉट बोस्टिंग, बट हाँ बिल्कुल मैंने किया है। दूसरा आपने एक तो यही था कि जो जिस तरीके से ये नेरेटिव होता है और ये पॉलिटिकल होता है। एक दूसरी चीज ये है कि एक होता है क्राइम, एक होता है पॉलिटिक्स ओवर क्राइम्स। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स सब केसेस पर करती हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। अगर अखलाक का हुआ तो उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हुआ। और देखिए इस तरह हुआ कि अगर एक आदमी, वेरी अनफॉर्चुनेट केस, अगर उसको किसी मॉब ने किसी वजह से मतलब उसको उस पे काउ स्लॉटर का इल्जाम लगाकर उसको मारा था, तो उसको देखिए ना कितना डिसप्रोपोर्शनेट सरकार ने भी दिया, उसको फ्लैट दिया गया, बहुत सारा पैसा भी दिया गया कि आप हर विक्टिम को इतना देते हैं। बल्कि इतना विक्टिम को तो हाल ही उस वक्त तक कोई हिस्ट्री नहीं थी कि आपने किसी को दिया हो। तो ये सब पॉलिटिकल है। दूसरी आप जब कोई ये इनफैक्ट पूरी लव जिहाद डिबेट में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि बीजेपी टारगेट कर रही है, कि कांग्रेस ये कर रही है, विक्टिम्स की तो कोई बात नहीं कर रहा। अरे सही बात। लड़कियां हर हर दिन एक लड़की आकर चिट्ठी दे रही है पुलिस को कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप विक्टिम्स की कहाँ बात करते हैं? आप विक्टिम्स के रिहेबिलिटेशन, विक्टिम ऐसे केसेस के ऊपर कि ये वाला धारा क्यों लगी है, वो भी आप कभी डिस्कस नहीं करते हैं। 2 दिन पहले की बात है, बड़ौत, वेस्ट यूपी, जहां से सबसे ज्यादा केसेस, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बल्कि आते हैं या कह सकते हैं कि रिपोर्ट होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वहां पर मीडिया स्ट्रांग है, जहां होती है वहां रिपोर्ट होता है। मैं ये नहीं कहती कि कोलकाता में नहीं होते, कि कहीं और नहीं होते, यहाँ की मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है और केसेस तुरंत नोटिस में आ जाते हैं। एक बड़ौत की, शी इज अ 31-year-old वुमन, एंड मैंने उसका 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करा है और आज शाम को शायद वो हो जाएगा अपलोड ट्विटर पे, सॉरी यूट्यूब पर। शी टोल्ड मी कि देखिए पहली बात तो वो डिवोर्स थी। एक लड़का था, उसने अपना नाम अक्ष बताया था, एक आदमी था, उसी ऑफिस में भी काम करता था। फिर उसने बहुत बार कहा कि मैं भी डिवोर्स्ड हूँ, आप भी डिवोर्स्ड हैं, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, मेरा भी बेटा है, आपका बेटा नहीं है, मेरा भी एक बेटा है, उसको माँ मिल जाएगी। इसने काफी टाइम तक मना किया, वो उसके पीछे पड़ा रहा। फिर फिर इसने कहा ठीक है अब तुम्हें करना है तो तुम शादी ही कर लो मुझसे, क्योंकि वो दोनों साथ में भी रहने लग गए थे। तो उसने कहा कि हाँ कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। इस बीच वो महिला प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी तो फिर उस महिला ने कहा कि भाई अब तो तुम मुझसे शादी कर लो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो आदमी आया, भाई ऐसा मुझे महिला ने बताया, और उसको एक कागज दिया, उर्दू पे उस पे लिखा हुआ था, और कहा कि ये निकाहनामा है और इसमें तुम्हारे सिग्नेचर मुस्कान नाम से ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब लड़की का नाम तो हिंदू था, मुस्कान नहीं था, उसने खुद ही मुस्कान लड़की साइन भी करवा दिए। उसने कहा ये निकाहनामा है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं अक्ष नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा नाम नाम मैं भूल रही हूँ, अहमद कुरैशी ऐसा कुछ मेरा नाम है। ये उसने तो उस दिन बताया। ऐसा मुझे महिला ने बोला। ऑफ कोर्स हाँ। मैंने फिर उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे कि आपको कैसे नहीं पता चला, वो आप मेरे इंटरव्यू में देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महिला ने बताया। ठीक पहली बात ठीक। तो एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम किसी पर शक करना या किसी को डिस्क्रेडिट करना या विश्वास करना नहीं है। मेरा काम सही सिर्फ बात। क्वेश्चंस पूछना है रिलेटेड, तो मैंने वो पूछा, और ऐसा उसने पुलिस को भी लिखा है अपनी पूरी चिट्ठी में। तो फिर उस आदमी ने फिर बताया कि भाई मेरा नाम ये है। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारे पास अब ऐसा है कि देखो मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। उसने ये भी नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। कमाल की बात ये कि जब ये वाली हिंदू महिला प्रेग्नेंट थी तो उसकी खुद की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और इस आदमी ने ये भी नहीं बताया था कि ये मैं मेरी मेरी वाइफ भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। तो अभी बताइए कि इस महिला को, पहली बात तो ये क्यों दूसरी वाइफ बनेगी? अब तुम कह रहे हो कि देखो मैं मुस्लिम हूं, मैं तो दूसरी शादी कर सकता हूँ, तुम नाम बदलो, धर्म बदलो, आ जाओ मुझसे शादी कर लो। अब ये क्यों करेगी? इसने मुझसे कहा कि मैम देखकर मक्खी कोई नहीं खाता, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब था कि अगर मुझे पहले पता होता, चाहे ये अहमद कुरैशी था चाहे ये अक्ष अक्ष था, अगर मुझे पहले पता होता कि ये शादीशुदा है और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तब तो मैं बिल्कुल भी इसके पास नहीं आती। मुझे ये पता था ये डिवोर्स है और मुझसे शादी में इंटरेस्टेड है। उसके बाद फिर उस महिला ने उससे संबंध तोड़ा और वो आई, अलग से रह रही है बेचारी। और फिर उसने पुलिस को आवेदन दिया कि और तो कुछ हो नहीं सकता पर इस आदमी का अरेस्ट किया जाए। मैंने कहा कि अगर आपको एक बाप मिल रहा है तो क्या आप उससे शादी कर लेंगी? क्योंकि अभी आप देखिए ना, आप 6 महीने प्रेग्नेंट हैं, आप शादी नहीं होगी आपकी, आपके परिवार वालों के संग आपका कोई संबंध नहीं है। उसने कहा नहीं।
उसने कहा मैं ऐसे आदमी के साथ रह ही नहीं सकती। अब आप इस केस को क्या नाम देंगे? अब आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बस एक जेंडर क्राइम है, जब वो कह रही है कि मुझे, फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्या समझती हैं, आपको उसने क्यों टारगेट किया? कहते मैम मुझे तो यही लगता है कि उसका पूरा का पूरा उद्देश्य या तो मुझे ह्यूमिलिएट करना था या मेरा कन्वर्जन कराना था। अच्छा स्वाति, मुझे एक बात बताइए। मैं जब 2009 का केरला हाईकोर्ट वाला जजमेंट पढ़ रहा था, शहनशाह वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला, उसमें जज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने लिखा या उन्होंने कहा कि इसकी आजादी सबको है कि दो लोग प्रेम करें और आपस में संबंध बनाएं, शादी करें, जो भी करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं और वो प्रेम करने के बाद जब वो शादी करें और दूसरे का ये कहना हो कि भाई बिना कन्वर्जन के ये प्रेम नहीं चल सकता, तो वो प्रेम कम है, वो धर्म ज्यादा है। क्या आपने जो स्टोरीज रिपोर्ट की हैं लव जिहाद पे, आपको ये पैटर्न दिखा है कि ठीक है धोखा दे दिया, शुरू में नहीं बताया कि आइडेंटिटी क्या है, लेकिन बाद में इस बात को लेकर हर बार लड़का जो है वो एडमेंट रहा, अड़ा रहा कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए ही कीजिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुशांत। देखिए, अगर पहली बात तो ये कि आप उस आदमी की भी हिस्ट्री देखिए कि क्या उसने ऐसा जो किया है वो क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ भी उतना ही किया है जितना हिंदू महिलाओं के साथ। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि मुस्लिम जो आदमी है 6 6 लड़कियों को टारगेट कर रहा है, 6 की 6 हिंदू। ये आप रिपोर्ट्स पढ़िए, मैं आपके संग शेयर भी कर दूंगी, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। इवन इस केस में भी उस, और फिर एक बात बताइएगा, टारगेट नहीं करना था तो अपना नाम अक्ष क्यों बताया, अपना नाम ये दिनेश वसीम से दिनेश रावत क्यों करके बताया? एक केस मैंने यूपी में कवर किया था अभी कुछ ही महीने पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले। उस केस में उस आदमी का नाम वसीम था, उसने बकायदा आधार कार्ड बनवाया था फर्जी, उसमें उसने अरे अपना वाह। नाम दिनेश रावत रखवाया था, और उसी के बेसिस पे उसने नौकरी भी एक जगह पर ली थी और फिर उस लड़की को फंसाया था। और तब बताया जब लड़की ने कहा कि मुझसे शादी कर लो, फिर उसने कहा मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरा नाम ये है। उस पता है एफआईआर में लिखा हुआ है, लड़की ने लिखा है स्टेटमेंट में कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। तुम लोगों को, व्हाट इज तुम लोग? हम्म। रिलीजन और क्या। तो ये सब केसेस आते हैं। तो फिर एक तो ये बात, दूसरा और भी कई सारे केसेस हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन जो है वो यही है कि उसने नाम छुपाकर फिर उसको टारगेट किया, और उसका 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 उसे पता चलता है कि आप ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि आप एक स्पेसिफिकली एक हिंदू लड़की को ही टारगेट कर रहे थे, नहीं तो फिर आप अपना नाम बता देते अगर आपको वो सब इंटेंशन नहीं था। अब यहाँ पर सोचा मैं बात करती हूँ कुछ माइनर गर्ल्स के केसेस पर, 18 से कम, जो कि मैंने बहुत सारे किए हैं। इनफैक्ट मैंने एडल्ट महिलाओं के क्लेम्स तो बाद में कवर करने शुरू किए थे। मैंने शुरू में तो सीरीज ऑफ केसेस सिर्फ माइनर गर्ल्स पे ही किए थे। माइनर गर्ल्स पे रीसेंट केस की बात करती हूँ सबसे पहले। वो नेशनल चाइल्ड मतलब नेशनल चाइल्ड कमीशन, प्रियंक कानूनगो जिनके चेयरमैन है, उनके इंटरवेंशन से वो सॉल्व हुआ था। एक बंगाल की लड़की 14 साल की, उसको वही एरिया का एक आदमी 29 साल का रिजवान पता नहीं क्या नाम था, तो वो उसको लेकर सबसे पहले उसने उसको ल्योर किया, ट्रैप किया, ये कहा कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमको कपड़े भी दिलाऊंगा तरह तरह के। उसने ऐसे ऐसे बातें करके उसको पहले रिझाया, 14 साल का बच्चा ही होता है ना। फिर उसको, और फिर बहुत गरीबी है उस एरिया में, अब वैसे भी एक्चुअली किसी को ल्योर कर सकते हैं। फिर वो उसको सबसे पहले राजस्थान, बिहार, राजस्थान, फिर गुजरात लेकर गया। हाँ, गुजरात में रखा। फिर वो 1 महीने बाद लड़की रेस्क्यू हुई थी, और उसमें बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन था। वो राजकोट पुलिस भी थी, वेस्ट बंगाल की सीआईडी भी थी, और एनसीपीसीआर चाइल्ड कमीशन के भी लोग थे। तो फिर बाद में, और मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस बच्ची का, उस लड़की ने जब काउंसलर से पूरी बात की थी, मेरे पास उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने इनफैक्ट एनसीपीसीआर को भी दे दिया है। उसमें उसने बोला कि जब ये आदमी मुझे लाया था और मुझे रखा था, तो वो मुझे रोज नमाज पढ़वाता था, और रोज क्या बोलते हैं उसको, कुरान पढ़ाता था। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपका इंटेंशन वो नहीं, और हाँ उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, इस आदमी की भी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो भाई शादीशुदा आदमी पहली बात तो एक माइनर लड़की को फंसाता है, फिर उसको ये भी नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और दूसरा फिर उसको ये सब कराता है, नमाज पढ़वाता है। तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस उसमें है। अब आप ये बताइए कि मुझे बहुत फनी लगता है जब लोग कहते हैं लव जिहाद कैसे होगा, ये लव जिहाद कैसे? अरे लव जिहाद कोई टर्म ऐसा कोई लीगल है ही नहीं, आपको इन्हीं से पता चल रहा है कि क्या है, राइट? और सुनिए,
एक केस था सबसे खतरनाक, एक्चुअली वो केस था बेगूसराय का केस था। उसमें एक पिता अपने 13 साल की बेटी के साथ बाजार जा रहा था। कुछ मुसलमान लड़के और लड़की भी इंक्लूडेड थी उसमें, उन्होंने उसको किडनैप किया वहीं पर गन पॉइंट पर, और बोला कि अभी तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, अगर पाकिस्तान होता तो मैं घर से तेरी लड़की को लेकर जाता। ये एफआईआर में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझसे कहा, वो एफआईआर में लिखा हुआ है। उसके बाद वो उसे ले गया। 2 महीने तक तो, 2 हफ्ते तक तो पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। हमने इतना प्रेशर, मैंने एनसीपीसीआर को उसमें इंटरवीन करवाया और बहुत प्रेशर उस पर फिर हुआ। एक्चुअली जब मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो जब मैंने 3-4 केसेस कर लिए थे तो मुझे पता चल गया कि सिर्फ रिपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। मैं हर केस एनसीपीसीआर या दलित कमीशन या वुमेन कमीशन में डाल देती थी, और वहां से उनपे थोड़ा प्रेशर बनाती थी अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, क्योंकि पुलिस तो इन केसेस को सीरियसली लेती नहीं है। तो उस केस में फिर वो लड़की आई थी वापस। अभी बताइए कि जब लड़का ये कह रहा है कि पाकिस्तान होता तो घर से उठा, क्या इसमें रिलीजियस आपको नहीं दिखाई देता कि भाई इसमें इसमें एक उसका रिलीजियस मोटिव है? पाकिस्तान में किसको उठाया जाता है घर से? हिंदू लड़कियों को नहीं उठाया जाता सारे दिन? सारे दिन तो आपकी खबरें आती है। तीसरी बात मैं इसमें एंड करूंगी इस पूरे पॉइंट को लेकर, इसमें इतनी हैरानी क्यों है? इसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, आजादी से पहले है। अंबेडकर ने अपनी बुक जो है, बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में जो थी, उसमें लिखा हुआ है, मैंने कल उस पर एक ट्वीट भी डाला था कि अगर पहली बात तो उस बुक में उन्होंने एडवोकेट किया हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इज द सोल्यूशन, बट उस पे बाद में उसकी वो एक बिसाइड्स द पॉइंट, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हिंदू समाज ऐसा कहता है कि any kind of social interaction with Muslims is not पॉसिबल, या पता नहीं क्या वर्ड था, मुझे मेरे सामने वो कोट नहीं है, उसमें ये बोला था अंबेडकर ने कि इट मीन्स दैट मेन फ्रॉम वन साइड एंड वुमेन फ्रॉम वन साइड ओनली, मतलब मेन फ्रॉम मुस्लिम साइड एंड वुमेन फ्रॉम हिंदू साइड। इस इंटरेक्शन का मतलब ही ये है। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि हमको इतनी हैरानी हो रही है। और इवन आप इन्वेडर्स के जमाने में देख लीजिए, इतना सारा हिस्ट्री है कि हिंदू वेमेन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, रेप किया गया, हरम में रखा। लोग बोस्ट करते थे कि देखो हम तो इतनी लड़कियों को लेकर आए हैं। तो क्या इसकी हिस्ट्री नहीं है? स्वाति देखिए, कुछ चीजें जिसको लेकर आपके मन में शक पैदा होता है कि इंटेंशन सही नहीं है जब आप ऐसा कोई प्रेम कर रहे हैं। पहली बात कि अगर आपके मन में इस बात का भी डर है, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि लड़के को ये लगता है कि अगर लड़की को पता चल गया कि, या समाज में इसको लेकर एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होगा, तो आप कम से कम लड़की को तो बताएंगे कि मैं फलाना हूं मैं। क्योंकि आप ये कर रहे हैं कि जब शादी हो जा रही है तो आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, आप उसको जो है इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान पढ़वा रहे हैं या आप उसके नमाज पढ़वा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात तो बहुत क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना है। तो जब आगे क्या करना है क्लियर है, आपको पता है कि लड़की को तो पता लगेगा ही। एक केस में हो सकता है, 2 केस में हो सकता है, मैं जितने केसेस देख रहा हूं उसमें यही निकल कर आ रहा है कि आप पहले एक आइडेंटिटी बनाते हैं हिंदू नाम से, उसके बाद आपको प्रेम होता है। हो सकता है वो प्रेम असली भी हो, कम से कम लड़की की तरफ से तो असली होगा, क्योंकि वो आपके साथ जाने को तैयार हो रही है। कोई लड़की यूं ही तो फिर प्रेम करेगी नहीं। और उसके बाद वह मसला वहीं जाकर फंसता है कि आप जो है वो कन्वर्जन पर आ जाते हैं कि कन्वर्जन होना चाहिए, और उसके लिए आप जबरदस्ती करते हैं। जिसके लिए मैं कह रहा था कि केरला हाईकोर्ट ने बड़ा सुंदर कहा कि अगर आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, फिर आपके अंदर, आपके दिमाग में धर्म चल रहा है। मुझे एक चीज और बताइए, आपने जिन इन लड़कियों से जो लव जिहाद का शिकार हुई, उनसे जब आपने बात किया, क्या आपको ये लगा कि अगर उनको पहले पता हो जाता कि ये हिंदू नहीं है मुस्लिम है, तो वो शायद प्रेम ही नहीं करती या उनका स्टैंड कुछ अलग होता? लेट मी थिंक। जैसे अभी जो मैंने केस की है बड़ौत वाला, उस केसेस में तो उसने बिल्कुल ये कहा कि हाँ अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं करती। उसका एक कारण देखिए, इतना आसान नहीं है। आप जिस कल्चर में होते हैं राइट। उससे अलग, ऊपर से आपको ये पता है कि सी इट्स नॉट अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन ये मेरा एक्चुअली सही बताऊं तो ये मैं ऐसे ही पर्सनली बोल रही हूँ, जो मैंने क्राइम्स कवर किए हैं उससे मेरा रिपोर्टिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब होता है, हो सकता है लोगों को अच्छा लगता हो, इतनी सारी शादियां हो चुकी हैं। एक्चुअली इट्स नॉट फॉर मी टू कमेंट ऑन हाउ गुड और बैड इंटरफेस रिलेशनशिप्स आर। एक चीज जो बहुत बहुत बार मैंने लोगों से सुनी, महिलाओं से सुनी है, वो ये कि अगर मुझे पता होता कि ये शादीशुदा है
तो मैं इससे नहीं कोई रिलेशनशिप रखती। नोबडी वांट्स टू बी द सेकंड वाइफ, मतलब सम पीपल मे वांट टू, मैं ये नहीं कह रही नोबडी वांट्स टू, बट दे टोल्ड मी दैट शी डजंट वांट टू। जैसे इस महिला ने मुझसे बोला, बड़ौत वाली महिला ने, कि अगर मुझे पता होता कि इसकी शादी हो चुकी है और मैं सेकंड वाइफ बनकर रहूंगी, तो मैं कितनी भी परेशानी में होती, चाहे मैं अकेली ही होती, चाहे मुझे कोई जीवन में और कोई आदमी ना मिल रहा होता, मैं इसके संग नहीं कोई रिलेशनशिप बनाती। ऐसे ही जो रिसेंट मैंने बंगाल केस बताया, जो बंगाल की लड़की गुजरात में रेस्क्यू हुई थी, उसने, देखिए शी वॉज कंफ्यूज बिकॉज अब बच्चा है और उसको ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी के संग रहना चाहता हूँ। इस शायद इस एज में रोमांटिक फीलिंग्स भी ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि नहीं, जो लड़का है उसी के संग जियो मरो वगैरह वगैरह। तो लेकिन जैसे ही उसको पता चला था कि ये आदमी मैरिड है और इसने मुझे बताया नहीं, उसने तुरंत अपने जो 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसने अपना ये कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। पहले वो पुलिस को भी कह रही थी कि क्यों आए हो, मुझे तो यही रहना है वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसे सब बैठ के बताया गया और उसे फोटो दिखाई गई, देखो ये उसकी वाइफ है, है ना, पहली वाली, तो उसने तुरंत मना कर दिया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि हाँ। और एक और आपको केस, एक इसमें शॉर्ट में आपको एक और केस बताती हूँ। एक दलित महिला थी, 28 साल की, मेरठ में कहीं आसपास, अमीनगर सराय, वहां पर एक लड़का था, इनफैक्ट वो 26 साल का था। उसने पहले अपना नाम राहुल बताया था, उसका नाम था इमरान। पहले राहुल बताया, फिर रेहान बताया, फिर इमरान बताया। फिर उससे शादी भी कर ली। उसके बाद जब वो उनके घर में गई, वो भी सेकंड वाइफ नहीं थी, शी वाज द फर्स्ट वाइफ ओनली। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं, देखिए लड़कियों को पता तो होता नहीं है कि उनका परिवर्तन हो भी गया है धर्म। वो एक पेपर पे साइन कर देती है, निकाहनामा पे, उनको लगता है उर्दू है, कुछ तो लिखा हुआ होगा और साइन कर दो, उन्हें यही नहीं पता होता हुआ क्या। ऊपर से कहते हैं शादी का मतलब लड़कियों के लिए लगता है कि फेरे होंगे। हिंदू, ये भी बताती हूँ, हिंदू लड़कियों को लगता है जब तक पंडित नहीं आता, फेरे वो नहीं होते, तब तक शादी नहीं होती। उनको लगता है चले मुस्लिम शादी है तो कम से कम कोई काजी आएगा, कुछ तो रस्म होगी। पर इतने सारे केसेस में क्या होता है, एक लड़का आता है, वो एक पेपर थमा देता है, उस पे उर्दू पे कुछ लिखा रहता है और उस पे कहते हैं साइन कर दो, वो साइन कर देती है। उसको लगता है ये कोई शादी है, ये तो मजाक है, मतलब वो सीरियसली नहीं लेती है। हालांकि वो उसकी ऐसा नहीं है कि वो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है किसी इस तरह के, अगर कोई मस्जिद कोई अपना इश्यू कर देता है कोई निकाहनामा, ऐसा नहीं है कि वो कोई रजिस्टर्ड मैरिज है, वो नहीं है। लेकिन उस केसेस में ऐसा हुआ था कि ये जो लड़की थी, उसने रख दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि इन लोगों ने मेरा नाम उसमें जोया रखा हुआ है। फिर वो लोग उसको जोया जोया बोलने लग गए, तो कहते जोया क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम तो जोया नहीं है, मुझे तो वही नाम रखो जो मेरा है। 7 महीने में वो लड़की पहले तो अपने घर से भागी थी इस आदमी से शादी करने के लिए, और फिर इस घर से भाग गई अपने घर वापस, क्योंकि ये उसका ये था कि ये लोग ऐसे बोलने लग गए थे। एक तो जोया जोया बोलने लग गए थे, दूसरा उसके सारे भगवानों को कहते थे यहाँ पे कोई आइडल नहीं रखा जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत केसेस में मैंने सुना हुआ है। फिर कहते हैं कि तुम्हें तो हम लाए इसलिए हैं कि तुम्हें हम काम करा सके घर का, और या फिर इस लड़के से मिलवा सकें, उस लड़के से मिलवा सकें। तो ऐसा भी है, मतलब उससे आपको पता चल जाता है ना कि उसकी इंटेंशन क्या, उसकी इंटेंशन लव तो थी ही नहीं, तो क्यों मुझे इतना शादी करके लाया। और बाद में जोया जोया बोलने लग गया, बाद में नहीं, इसमें देखिए मेरा अपना धर्म सॉरी, छुड़वा धर्म दिया। का एंगल जो है वो इसलिए भी निकल कर आता है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे किसी गरीब लड़की को जिसके शायद माँ बाप नहीं है या आर्थिक तंगी है, उससे प्रेम करके उसको ले आता हूँ और घर के काम करा लूंगा, तो ये तो उनके खुद के धर्म में भी हो सकता है। वहां भी हम्म, गरीबी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब करोड़पति बैठे हैं। तो हम्म, अगर आपको आपका इंटेंशन सिर्फ ये था कि किसी को मैं घर ले आऊं और फिर काम करा लूं या एक नौकरानी की तरह रखूं, तो आप अपने धर्म में भी ढूंढ सकते थे। लेकिन आपने बकायदा नाम बदला, आपने उस चीज को छुपाया, आपने इश्क दिखाया और उसके बाद उसको लेकर आए। तो 100% आप धर्म के एंगल को रूल आउट कर दे, मैं नहीं मानता। दूसरी एक हाँ, चीज, जो जो लोग स्वाति ये कहते हैं कि नहीं नहीं लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, एक दो केसेस हैं या जो भी है, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार की किसी लड़की की शादी बिना जान पर पहचान के या बिना कोई परख किए, एक लड़की की शादी हिंदुस्तान में होती है, आप अगर वो मैट्रिमोनी साइट से भी लड़का मिल रहा हो, तो आप 6 कम से कम पहचान वाले निकालते हैं कि जो उसको जानते हो, उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हो, वो काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। मैं तो बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत, मतलब कितने शादी जो है वो कुछ दिन टल सकती है, लेकिन वेरिफिकेशन ढंग से होना चाहिए, ये हिसाब रहता है। हम्म, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो ठीक से जाए, सुरक्षित जगह पर जाए। आप आपको पता है, आपकी भी शादी हुई है,
हाँ, मेरी भी शादी हुई है, और उसमें हम ये पूछते, कई बार ये जाना जाता है कि सामने वाले का खाने को लेकर क्या इंटरेस्ट है, नहीं है, वो मैच होना जी। जरूरी है, लिविंग रहने का स्टाइल कैसा है, घूमना पसंद है नहीं, ये सब क्यों करते हैं? अगर जब किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यस। शादी कर लेना है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी लड़की को आप अपना नाम राहुल बताकर उससे शादी कर लें, कल को आप इमरान निकल जाएं, और उसने जिसने जीवन में कभी कुरान नहीं पढ़ा, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो हमेशा राम जी या हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, या आप कहते हैं उन सबको हटा दो, कोई मूर्ति मत रखो, और मेरे घर में तुम जो है इसी तरीके से रहो, और उसको एडजस्ट कर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं धर्म का एंगल ना भी हो तो भी किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सही बात तो है। पूरा अधिकार और होना चाहिए तय करने का कि मैं इस लाइफस्टाइल में जाना चाहती हूँ कि नहीं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुशांत, उसमें एक चीज और ऐड करूंगी। देखिए, जब हम कास्ट बेस्ड लॉ लगाते हैं, SC ST एट्रोसिटी एक्ट, हम्म। उसमें अगर ये पता होता है कि जो अपर कास्ट या फिर मतलब नॉन नॉन दलित व्यक्ति ने अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटी करी है, किसी दलित व्यक्ति के ऊपर, तो सिर्फ ये पता होना कि हाँ वो दलित है, उससे ऑटोमेटिकली SC ST एक्ट लग जाता है। मतलब उसमें फिर ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो कोई जाति सूचक शब्द के साथ उसने मारा कि बिना जाति सूचक शब्द के साथ मारा, कि क्या उसकी इंटेंशन उसकी जाति ही को ही लेकर थी कि नहीं थी। उसमें सिर्फ ये पता होना कि जो व्यक्ति है वो जानते हुए कि वो दलित कास्ट का व्यक्ति है, फिर भी तुमने एट्रोसिटी करी, दैट इज अ कंडीशन इनफ फॉर SC ST एक्ट टू बी इन्वोक्ड। और मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि मेरे हमने मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, जैसे हमने केसेस डील करते हुए मुझे पता चला। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई नॉलेज हैज कम फ्रॉम SC कमीशन, जो हमने वहां केसेस किए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि रियलिटी, इतने टाइम से मैं भी बोल रही थी कि कोई कानून आना चाहिए, कोई कानून आना चाहिए। मेरा तो आर्गुमेंट यही रहा है कि अगर SC ST एट्रोसिटी एक्ट की ये कंडीशन है, तो ये रिलीजन वाली ये होनी चाहिए कि अगर आपको पता है कि वो लड़की जो है वो दूसरे धर्म की है, और आप जानते हुए एक एट्रोसिटी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर शायद कोई इक्विवेलेंट टू SC एट्रोसिटी लग जाना चाहिए। और मैं ऐसा नॉन मुस्लिम विमेन के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि केसेस वही आते हैं, उसका एक हिस्ट्री है। जैसे मैंने कहा कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट भी इसलिए ना, क्योंकि हिस्ट्री एक थी। राइट। तो इस सही केस बात। की भी हिस्ट्री है। आप और फिर एक तो हिस्ट्री है, दूसरा प्रेसिडेंट है। आप ये आसपास पाकिस्तान बांग्लादेश में तो लाइव प्रेसिडेंट है। अगर आप ना भी पढ़े हिस्ट्री, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि इस्लामिक नेशंस में क्या हो रहा है? तो फिर इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम हमको समय रहते सॉल्व करनी चाहिए, जो कि हो सकता है भारत में भी फिर वही हाल हो जाए। देखिए, पाकिस्तान में बिल्कुल। जब इन्होंने स्टडी किया था ना, एक पार्लियामेंट्री कमिटी ने, किस तरह हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को, माइनॉरिटी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, माइनर लड़कियों को उठाया जाता है, तो वो एक इस्लामिक नेशन है। उन्होंने ये डिसाइड करा कि होता है, और उसमें सरकार लड़कों का साथ देगी कन्वर्जन करने में। आपने पढ़ा था वो? उसमें तो उन्होंने ये हाँ। बोला कि अगर वो लड़की विलिंगली कबूल कर लेती है, विलिंगली, अब 13 साल की बच्ची विलिंगली का, आप विलिंग कैसे कैसे प्रूव करोगे कि वो विलिंगली नहीं कर रही है कि अनविलिंगली कर रही है? लेकिन जिस्ट ऑफ द थिंग इज कि उन्होंने, सरकारों ने ये सरकार ने पाकिस्तान की ये डिसाइड करा कि हम तो साथ देंगे, क्योंकि हम तो बने ही रिलीजन के आधार पर हैं। तो हम तो कन्वर्जन तो हमारा एक एजेंट, एक एज अ कंट्री, मतलब एज अ पीपल उनका एक एजेंडा है, तो हम तो करेंगे। तो ये मेरा ये रहा है शुरू से कि ये प्रॉब्लम तो दिख रही है आपको, इतना बहस भी क्यों इसके ऊपर कीजिए, इसको नहीं हम नहीं, और समय रहते प्रॉब्लम दिख रही है कीजिए। स्वाति, इसमें आप एक चीज गौर कीजिए। मुझे 18-19 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और मैंने ये चीज महसूस की है। मुझे ये बोलने के लिए कई बार टारगेट किया जाता है कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले अंबेडकर थे। अगर यस। अंबेडकर की बातें आप सुनेंगे, तो आप मुझे कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन अंबेडकर वो कहते थे जो सच था, और अगर सच बोलना हिंदू मुसलमान करना होता है, तो आप मुझे हिंदू मुसलमान करने वाला पत्रकार मान सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसमें एक पैटर्न दिखता है, और वो पैटर्न ये दिखता है कि जब कभी माइनॉरिटी से जुड़े, यानी अब मैं खुलकर बोलूं तो अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है, तो मीडिया का एक पूरा समूह है जो खड़ा हो जाता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वो हिंदू के बाकी का हिंदू के साथ होता है, तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती, चाहे वो कितनों के साथ हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आप कह रही हैं आपने 25 से 30 केसेस कवर किए, मैं कह रहा हूं आप 10 केसेस एक साथ निकाल दीजिए, जहां हम्म। हिंदू लड़के ने अपना नाम इमरान, शाहरुख और अखलाक बताकर
किसी मुस्लिम लड़की को इस तरीके से फंसाया हो और उसको लेकर घर गया और बोला कि अब तुमको गीता पढ़नी होगी और हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, और लड़की ने विरोध किया और उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, फिर आप देखिएगा कि हिंदुस्तान को क्या से क्या बना दिया जाएगा और क्या से क्या बता दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर किसके साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको बांटेंगे तो आप सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर हिंदू के साथ गलत हो रहा है और आप उसको नहीं बताते हैं, तो आप सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं। और किसी लड़की के साथ, वो किसी भी धर्म की हो, अब मैं चाहूंगा कि हम उस कानून पर भी बात करें जो योगी आदित्यनाथ सरकार जो है जिसका ड्राफ्ट लेकर आई है। वो ड्राफ्ट क्या कहता है जिसको लेकर कोई विरोध करे, मुझे ये बताइए जरा। राना अयूब ने ट्वीट किया कि इस देश से तो अब प्रेम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कानून आ जाएगा। वो कानून सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर दो लोग आपसी सहमति से शादी कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और दोनों को पता होना चाहिए कि कौन किस धर्म का है, इसमें क्या बुराई है। वो कह रहे हैं कि एक सरकारी अधिकारी होगा जिसके सामने आप धर्म परिवर्तन करेंगे या बताएंगे कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो अप्रूवल देगा, आप कर लीजिए। धर्म परिवर्तन से भी मना नहीं किया गया है, किसी धर्म को जोड़ा नहीं गया। हो सकता है ये हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के लिए भी जायज हो जाए, तो इसमें क्या हाँ बुराई है? हाँ, मुझे तो क्यों उस नहीं। कानून में कुछ 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 गलत नहीं दिखता। जी, देखिए सुशांत, पहले तो वो लॉ का नाम कोई लव जिहाद लॉ भी नहीं है, उसका नाम है यूपी हाँ। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस। बल्कि हैरानी इस बात की होती है कि 2014 पे तो आप ही लोग शोर मचा रहे थे कि जब से बीजेपी आई है तब से घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। इतना टाइम पिछले 6 साल से शुरू के, जो आपको याद है 2 साल जो प्रोपेगेंडा था, वो तो सारा आप लोग घर वापसी पर चला रहे थे। आप तो ये कह रहे थे कि फोर्थ रिलीजियस, क्योंकि वो आगरा में केस आया था, उसके बाद इन्होंने ऐसा प्रपंच चलाया था कि फोर्स रिलीजियस वो कन्वर्जन हो रहा है मुस्लिम का हिंदुओं में। अब एक लॉ आया है तो आप उसको ये कह रहे हैं कि ये क्यों आ गया। अगर आपको इतना ही लग रहा था कि आया है तो ये इस लॉ का इस्तेमाल आप भी कर लीजिए। इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा गया है कि इस लॉ का जो यूज है वो सिर्फ हिंदू करेंगे, इसमें कोई मुसलमान नहीं करेंगे। आप कर लीजिए, आप ही तो कह रहे थे। दूसरा, इसमें कुछ जो चीजें हैं वो ऐसा है कि अगर दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं तो वो डीएम को 2 महीने पहले से बताएंगे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप एससी लड़की को टारगेट इस तरीके से फोर्स कन्वर्जन करवाते हैं तो जेल भी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ फाइन भी ज्यादा है। और अगर आप मास कन्वर्जन करवाते हैं तो इतनी जेल है, इतना पेनल्टी है। और ये लिखा हुआ है कि ये मैरिज ओनली फॉर सेक ऑफ कन्वर्जन विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सी, आई एम नॉट वेरी टेरिबली एक्साइटेड बाय द लॉ, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? वैसे भी एज अ, देखिए, पहले तो सुशांत, कोई भी जर्नलिस्ट होगा जिसने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है वो किसी भी लॉ को लेकर बहुत एक्साइटेड हो नहीं सकता है, क्योंकि पॉक्सो लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट बताया जाता है। पर मैंने तो इतने माइनर लड़कियों के केसेस सॉल्व करे हैं कि जिसमें पॉक्सो का कोई, पॉक्सो के होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि, इनफैक्ट पॉक्सो होने की तो बात दूर है, पुलिस तो पॉक्सो लगाती भी नहीं है। और अगर पॉक्सो ऐड भी हो जाता है तो भी वो 3-3 महीने तक बच्ची को रेस्क्यू करने का भी कोई कोशिश नहीं करती है। अगर वॉक्सो इतना ही इफेक्टिव होता तो जो माइनर लड़कियों की मैं केसेस की बात कर रही हूँ, कन्वर्जन की, टारगेटिंग की, वो केसेस तो मिनटों में सॉल्व हो जाते या शायद होते ही नहीं। दूसरा, लॉ तो काउ स्लॉटर के अगेंस्ट भी है, और बड़ा बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ बताया जाता है। रोज इतनी तस्करी होती है, किसान मारे जाते हैं तस्करी के, उन्हीं की गाय भैंस चोरी करने के लिए मार जाते हैं लोग। इतना रैम्पेंट है कि पुलिस को अलग से काउ प्रोटेक्शन सेल बनानी पड़ती है, अलग से थाने बनाने पड़ते हैं। अलवर बेल्ट पर ना ऐसे स्पेशल थाने हैं, पुलिस चौकी, जो कि सिर्फ काउ स्मगलिंग को टैकल करने के लिए है। इनफैक्ट सरकार और पुलिस कितना मैन पावर और पैसा सिर्फ इस पर लगा रही है, राइट। लॉ तो है, अगर लॉ के होने से सब हो जाता तो ये सब तो नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सिर्फ इतनी खुशी है इस लॉ आने से कि ये प्रॉब्लम की बात हो रही है, एक हाँ, डिस्कशन हुआ है, एक मैसेज जाता है उन लड़कों को भी जो ऐसा काम करते हैं। देखिए, सही लॉ बात। की बारीकियां किसी को पता नहीं होती, मतलब बहुत मतलब उतना पेनिट्रेशन होता नहीं है किसी किसी जानकारी का कि सबको पता हो कि अच्छा क्या होने वाला है। लेकिन मोटा मोटा एक मैसेज तो जा रहा है ना सोसाइटी में, खासतौर से उन लड़कों के लिए जो ऐसा करना चाहते हैं। लेट्स सी, मतलब पॉक्सो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कई लोग इसलिए भी ना करते हो कि भाई ऐसा स्ट्रिंजेंट सही लॉ बात। है और हम ये करेंगे तो जाएंगे। तो एक ये। दूसरा, अ, मतलब मेरा ये मानना था कि
SC/ST एट्रोसिटी जैसा ही कोई एक्ट आए जो कि लड़की की रिलीजियस आइडेंटिटी ये होने के बावजूद उसके ऊपर अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति टारगेट करता है तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाए, ऐसा तो हुआ नहीं है। बाकी अगर मैं पढ़ूं, अभी तो मैंने थोड़ा सा मतलब मैंने ड्राफ्ट तो पूरा पढ़ा नहीं है, अखबार वगैरह में न्यूज ही पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ है फोर्स कन्वर्जन, अनलॉफुल कन्वर्जन। मुझे नहीं पता ये कैसे प्रूव होगा। मतलब लड़कियां तो ऐसे आए दिन इल्जाम लगाती ही हैं, पुलिस को देती ही हैं, लेकिन देखिए ना, जैसे में लिखा हुआ है 6 महीने की जेल है सिर्फ इसके ऊपर कि अगर कोई फोर्स कन्वर्जन करता है। मतलब ऐसे केसेस जब भी होते हैं वो रेप के दावे के साथ होते हैं। मतलब कोई महिला जब पुलिस जाती है तो ये नहीं कहती कि इस आदमी ने बस मुझे बस टारगेट किया मेरा धर्म परिवर्तन। वो अक्सर उसमें रेप भी इन्वॉल्व होता है, उसमें मोलेस्टेशन इन्वॉल्व होता है, उसमें मारापीटी भी इन्वॉल्व होती है। तो पता नहीं इसका क्या टीथ है, मतलब मुझे ज्यादा मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जिस चीज को पहले स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था, एटलीस्ट वो चर्चा में है और उसको लेकर एक कानून बन रहा है या उसकी तरफ बात आगे बढ़ रही। मैंने कल ट्विटर पर पोल भी डाला था कि क्या ऐसा कानून पूरे देश में आना चाहिए, तो करीब 90% 95% लोगों ने वोट किया कि हाँ इसको पूरे देश में आना चाहिए। और मैं इससे सहमत हूं कि क्या कोई केरल की लड़की के साथ अगर कोई ये अन्याय हो कि उसको पता ना हो वो किससे शादी कर रही है और बाद में ये पता चले कि उसकी शादी तो दूसरे धर्म के लड़के के साथ हो गई है, तो वो उतना गंभीर ना हो और यूपी की लड़की के लिए गंभीर हो, ये तो नहीं हो सकता। अन्याय तो अन्याय है। रेप अगर किसी दिल्ली में लड़की के साथ हो रहा है और केरल या पंजाब कहीं भी हो रहा है तो वो उतना ही बड़ा अपराध है और उतनी ही बड़ी त्रासदी है कि उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार इसको लेके क्या सोचती है, लेकिन अच्छा है कि चर्चा हो रही है। आपने भी वक्त निकाला इस पर चर्चा की, बातें रखी, तो लोगों को समझ में आएगा कि सिर्फ हवा नहीं बनाया गया है, सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है, जमीन पर हो रहा है। ये है कि मीडिया का एक सेक्शन इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। जी आपको जोड़ नहीं। शिशन जो ही आपने कहा ना कि सिर्फ हवा नहीं है, देखिए इस बात का अंदाजा इसी से बात से लगाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन योगी आदित्यनाथ को सपना आया या फिर उसका मन किया कि चलो मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और ऐसा लॉ लेकर आते हैं। अरे ये डिस्कशन 10 साल पुरानी है, 10 साल भी क्या, शायद 20 साल पुरानी है। और माइनॉरिटी के जो माइनॉरिटी कमीशन में जो क्रिश्चियन मेंबर हैं सीनियर, उन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। ये कंसर्न SC कमीशन ने रेज किया हुआ है, ये कंसर्न विमेन कमीशन ने ये रेज किया हुआ है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन तो किया ही है, बात सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इन सब ने भी तो किया हुआ है ना। क्या आपने कभी सुना है किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा हो कि हमारी लड़कियों को रिलीजियसली टारगेट किया जाता है? तो ये कंसर्न आया एक एक तबके से ही है। और ये तो फिर उस बात की क्यों नहीं बात होती है कि ये तो कंसर्न बहुत पुराना रेज किया जा रहा है। और इतने सारे, और देखिए एक और मैं इसमें ऐड करूंगी कि जब ऐसे केसेस होते हैं तो आपको तो सिर्फ ट्विटर पे लोग भाई क्या लिखते हैं हम लोग यही देखते हैं, लोकल लेवल पे इतनी तोड़फोड़ हो जाती है, इतनी कम्युनल टेंशन हो जाती है, पुलिस को इतना मैन पावर लगाना पड़ता है। जब कोई लड़की इस तरीके से उठती है या कुछ भी होता है तो देखिए लोकल रिएक्शन आता है। पुलिस को पता है पूरे पूरे गांव में 2-2 महीने तक पुलिस तैनात करनी पड़ती है। ये क्या, इस चीज में आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, आपका रिसोर्सेज लग रहे हैं और उसमें उसमें जाने भी जा रही हैं, उसमें टेंशन हो रहा है, ये क्यों? तो मतलब इस चीज को कर्व करना चाहिए ना, आपको सोशल रियलिटी भी देखकर करनी चाहिए, ये मुझे बोलना था। बिल्कुल। और देखिए मैं आपका शुक्रिया भी करूंगा कि आपने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन मैं आखिर में अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कि जो स्वाति ने बातें बताई हैं, जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, मैं भी अभी यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूं कुछ फैक्ट्स के साथ, वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम ऐसे ही इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि कोई प्रेम के खिलाफ नहीं। आप प्रेम जरूर कीजिए, किसी धर्म से के लड़के लड़की का मन करे एक दूसरे से प्रेम करे वो जरूर करे, लेकिन सच के साथ कीजिए। झूठ बोलकर धोखा देकर मत कीजिए। आपको उसको इस्लाम में ही कन्वर्ट कराना है तो पहले बता दीजिए कि मैं शाहरुख हूं, मैं अखलाक हूं, मैं फलाना हूं ढिमकाना हूं और तुम मेरे साथ शादी करोगी तो तुमको इस्लाम कबूलना पड़ेगा। लड़की तैयार है, बिल्कुल शादी कर लीजिए। उल्टा कर लीजिए, अगर आप राहुल हैं और लड़की जो है वो कोई साइमा है तो आप उसको बता दीजिए कि तुमको मेरे यहाँ आना है तो तुमको जो है हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ सकती है, तुमको मूर्ति पूजा करनी पड़ सकती है, तुमको कबूल है तो आओ। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के बारे में पता होना, ये बहुत जरूरी है शादी में। और ये धोखा किसी के साथ नहीं हो जाना चाहिए। मैं आखिर में एक बात बस इतना कह रहा हूं, इस पूरे विषय, इस एक लाइन से सोचिएगा कि आपकी खुद की बेटी, बहन
किसी के साथ ऐसा हुआ होता कि उसको कोई प्रेम के जाल में फंसाए या प्रेम उससे करे और उसको शादी के बाद पता चले कि वो तो कोई और है, तो क्या आपको ये कबूल होता? इसका जवाब दे दीजिएगा, जो आपका जवाब होगा फिर वो शर्माते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपने वक्त निकाला, थैंक हमसे यू बात की। सुशांत। बहुत थैंक यू सारे दर्शकों एवरीवन। ने हमें कमेंट लिखा है और हम उनको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी जुड़े। आपको जोड़ना चाह रही नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं नहीं, मैं बस कमेंट्स ही कुछ हैं? अच्छा। पढ़ रही थी। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हाँ, डिस्कशन। मुझे भी अपने पॉइंट्स तसल्ली से, एक पेशेंस से रखने का मौका मिला। एंड आई रियली लाइक योर वर्क सुशांत, एंड द थैंक यू वे सो मच। यू शेयर योर ओपिनियन ऑन थिंग्स। ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।